हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण को गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर गंभीर है। इसके लिए सभी पेचीदगियों को दूर कर मिल बैठकर इस प्रकार से रास्ता निकाला जाएगा जिसमें सभी कर्मचारियों का भविष्य और उनके हित सुरक्षित हों। सोमवार को मंडी में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रदेश भर के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पॉलिसी निर्धारण पर चर्चा को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी शिरकत की। बैठक में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने स्थायी नीति की मांग और आउटसोर्स कर्मचारी को संबंधित विभागों में समायोजित करने के अनुरोध के साथ साथ नीति निर्माण को लेकर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंत्री ने सभी मांगों और सुझावों को बहुत गौर से सुना और अपने पास नोट किया। जल शक्ति मंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों के सभी संगठनों को मिलकर जल्द से जल्द राज्य स्तर की एक संचालन समिति बनाने को कहा, जो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से बात करने को अधिकृत हो। कैबिनेट सब कमेटी अगले दौर की चर्चा इस संचालन समिति के साथ करेगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों पर गहनता से विचार करेगी। इसे लेकर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिस पर आगे फिर आउटसोर्स कर्मचारियों की संचालन समिति से चर्चा होगी, ताकि किसी सहमति और निर्णायक बिंदु पर पहुंचा जा सके। इसके अलावा भी कर्मचारियों को जो सुझाव देना चाहे वे 10 अप्रैल से पहले विस्तृत तौर पर लिखित में समिति को सौंप दे, ताकि उन्हें भी ड्राफ्ट में जगह दी जा सके। जितने भी हमारे आउटसोर्स महासंघ में कार्यरत हमारे कर्मचारी बच्चे हैं, उनके अलग अलग यूनियंस के, स्टेट लेवल के, जिला स्तर के सभी प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। विस्तार से चर्चा होने के उपरांत मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करना है। उन्होंने इन बच्चों की दिक्कतों को महसूस करते हुए हिमाचल प्रदेश मंत्री परिषद में एक निर्णय लिया कि कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया, और आज कैबिनेट सब कमेटी और इन सब बच्चों की और इन बच्चों के प्रतिनिधि जो हैं उनके साथ जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि हमने कुछ इनसे सुझाव मांगे हैं। जो सुझाव 10 अप्रैल से पहले जो है वो मेरे तक पहुंचेंगे। मैंने इनको ये भी कहा कि आप अपनी अब एक स्टेट लेवल की स्टीयरिंग कमेटी बना लो। अब फर्दर जो है उसी स्टीयरिंग कमेटी के साथ जो है कैबिनेट सब कमेटी बैठक किया करेगी, और लग रहा है मुझे कि इनका भविष्य और उज्ज्वल होने की तरफ जो है बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियां गरमाई हुई हैं। पत्रकार वार्ता कर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख एवं प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा को लपेटे में लिया और खूब आरोप लगाए। साथ ही कहा कि उनके 4 वर्षों का कार्यकाल सिर्फ मैं, मेरा परिवार और मेरे हित की राजनीति तक ही सीमित होकर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रमुख और प्रदेश सचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता में विधायक अनिल शर्मा को घेरते हुए कहा कि विधायक की निष्क्रियता और अहम के चलते सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास की गति धीमी पड़ चुकी है। उनके 4 वर्षों का कार्यकाल सिर्फ मैं, मेरा परिवार और मेरे हित की राजनीति तक ही सीमित होकर रह गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ की उनकी इस राजनीति के कारण मंडी की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रवीण कुमार ने कहा कि अपने इस कार्यकाल में सदर विधायक पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं और अब अपनी असफलता को छुपाने के लिए वह एक कामचोर बच्चे की तरह बहाने बना रहे हैं। कभी उनकी बात को अफसर नहीं सुनते तो कभी सरकार नहीं सुन रही है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि अगर उनकी कोई नहीं सुन रहा तो उन्हें चुपचाप अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने हमेशा जनता के हितों पर व्यक्तिगत स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ को ही अहमियत दी है। वर्तमान सरकार के 4 वर्ष 3 महीने का कार्यकाल हो चुका है, और इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से चुने गए विधायक अनिल शर्मा जी, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो अपने इस कार्यकाल में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। अगर उनके कार्यकाल को परिभाषित करना हो तो मैं, मेरा परिवार और मेरे हित, इन 3 वाक्यों में अनिल शर्मा जी के इस कार्यकाल को परिभाषित किया जा सकता है। उनकी
स्वार्थ की राजनीति की वजह से मंडी की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस कामचोर बच्चे की तरह हो चुके हैं जिसके पास काम ना, होमवर्क ना करने के बहुत बहाने होते हैं, वो भी आज जनसभाओं में जाकर इसी तरह से बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि सरकार मेरी नहीं सुन रही, कभी कहते हैं अफसर मेरे नहीं सुनते। मेरा तो ये कहना है कि जब उनकी कोई नहीं सुनता तो उनको विधायक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें चुपचाप अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अनिल जी की फुल फॉर्म देखी जाए तो अ से अकर्मण्य, असमंजस की राजनीति करने वाले व्यक्ति, नी से निष्क्रिय और ल से लज्जा को ताक पर लज्जाहीन व्यक्ति के रूप में, लज्जाहीन राजनीतिज्ञ के रूप में हम उनको परिभाषित कर सकते हैं। प्रवीण शर्मा ने कहा कि जो सबसे नालायक बच्चा होता है उसका बस्ता हमेशा से सबसे भारी होता है। ये उस कामचोर बच्चे की तरह हो चुके हैं जिनके पास होमवर्क ना करने के कोई ना कोई बहाने हैं। पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे और अब भी ऐसे ही बहाने लगा रहे हैं। मंडी के जनता का दुर्भाग्य देखिए कि हमें इस तरह के व्यक्ति को ढोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा हक बनता है कि हम इनसे विकास के बारे में प्रश्न करें। उन्होंने कहा कि अगर इनसे राजनीति नहीं चलती है तो इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जो सबसे नालायक बच्चा होता है उसका बस्ता हमेशा से ही भारी होता है। ये उस कामचोर बच्चे की तरह हो चुके हैं कि जिनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना है होमवर्क ना करने का। पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे और अब भी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। और मंडी की जनता का दुर्भाग्य देखिए कि हमें इस तरह के व्यक्ति ढोने पड़ रहे हैं। हम लोगों ने वोट दिए हैं, हम लोगों का राइट बनता है कि हम लोग इनसे विकास के बारे में इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करें। मेरा तो ये मानना है अगर इनसे राजनीति नहीं चलती है तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि महिलाओं का समाज और परिवार को आगे ले जाने में विशेष योगदान है। उनके सहयोग के बिना समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। वे आज सोमवार को नूरपुर विकासखंड के तहत खजरन पंचायत के हार गांव में 2.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महिला मंडल भवन की आधारशिला रखने के अवसर पर बोल रहे थे। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक उत्थान के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आज रास्ता पठानिया पहले बनता था, रास्ता याद आता था, रास्ते का काम लगता था। आज सोलिंग बेरिंग 1 किलोमीटर की होगी। इसे मैंने अप्रैल महीने पूरी सड़क खत्म करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद लोग डाल के दिखाऊंगा, ये रोड आपकी पक्की होगी। ऐसे नहीं काम चलने वाला। ये तो नबार्ड में हमारा कुछ केस ढीला पड़ गया, कोरोना की वजह से पीछे हो गए, नहीं तो अभी तक तो ये काम हमारा खत्म हो जाना। मेरा घर है, दूसरा घर है, मेरे घर के लोग यहां बसे हुए। हमें पता हार के लिए क्या करना क्या नहीं करना। पानी की सिंचाई की व्यवस्था भी हम पूरी खड़ी कर रहे हैं। हर खेत को विधिवत रूप से पानी लगा रहे हैं। पर आज पूरा का पूरा माहौल अगर इस देश में खत्म किया तो कांग्रेस ने खत्म किया, भ्रष्टाचार के साथ खत्म किया। आज 7 साल से मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज हम एक लड़ाई कोरोना से लड़ रहे हैं, एक लड़ाई चाइना से लड़ रहे हैं, एक लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पर तब भी पुल बन रहे हैं, तब भी सड़कें बन रही हैं, तब भी पाइपें बिछ रही हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने पीपीई मोड़ पर लगाई गई सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। राजीव सैजल ने कहा कि सिटी स्कैन मशीन का अस्पताल में न होना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन अब इस मशीन के लगने से मरीजों को भारी भरकम मूल्यों पर बाहर से सिटी स्कैन नहीं करवाना पड़ेगा। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में करीब 5.5 करोड़ की लागत से सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किया। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अब मरीजों को कम दामों पर ही सिटी स्कैन की सुविधा मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचे प्रदेश में विकास हुआ है। प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ गरीब मरीजों को उचित दामों पर मिलेगा। निजी संस्थानों में भारी भरकम रेट पर सिटी स्कैन करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसके लिए सरकार कृति संकल्प है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक भी डॉक्टरों का पद खाली नहीं है। यही नहीं, प्रदेश के किसी भी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में रिकॉर्ड भर्ती डॉक्टरों के पदों पर की गई है। दूरदराज के क्षेत्रों में भी अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद हैं, जिनका ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभ उठा रहे हैं। बहुत बड़ी सुविधा जो है सरकार के प्रयासों से आज यहाँ पर जो है जो एक लंबा इंतजार था सिटी स्कैन मशीन के यहाँ पर लगने का, वो समाप्त हुआ है।
और अब सीटी स्कैन के लिए जो है किसी प्राइवेट संस्थान का रुख जो है हमारे लोगों को नहीं करना पड़ेगा। कौन आते हैं सरकारी अस्पतालों में? जो गांव के लोग होते हैं, जो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, जिनके प्रयासों से और जिनके सतत प्रयासों के कारण से जो है आज ये मशीन यहाँ पर आकर के आ तो पहले गई थी, लेकिन आज विधिवत जो है इसका शुभारंभ हुआ है। तकरीबन 5.5 करोड़ जो है कुल इसके ऊपर जो है इंस्टॉलेशन और मशीन का कुल इतना खर्चा जो है आया है। हमारा प्रयास है और ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे चिकित्सा संस्थानों को हर दृष्टि से, चाहे वो मैन पावर की दृष्टि से हो, चाहे वो इक्विपमेंट की दृष्टि से हो, चाहे वो इंफ्रा की दृष्टि से हो, मजबूत किया गया है। कुल्लू बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता एक सजग और जागरूक वर्ग है और संविधान की व्याख्या करने में सक्षम है, इसलिए समाज को दिशा प्रदान करने का महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। और आज जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे कि अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रपोजल हिमाचल प्रदेश की सरकार को आया है कि वो ऐसे एडवोकेट्स के लिए एक एकेडमी या इंस्टीट्यूट वो खोलना चाहते हैं, और उस इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश अगर चाहे तो उसको खोल सकते हैं। तो उसमें हम कुल्लू की ओर से प्रयास कर रहे हैं कि यदि कुल्लू में अगर ऐसा होता है तो अभी ज़मीन की तलाश यानी प्रारंभ है, तो यदि ऐसा हुआ तो उस दिशा में हम यानी प्रयास कर रहे हैं। और अभी 2 तारीख से लेकर 4 के बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं वो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी फाइनल जो है चर्चा होगी। तो यदि संभव हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि वो कुल्लू में बने। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो में आज से इलेक्ट्रिक बस भी शामिल हो गई है। यह बस एम्स हॉस्पिटल के लिए चलेगी। बस सुबह 7:15 से शुरू होकर दिन में 6 चक्कर लगाएगी। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिलासपुर डिपो के बेड़े में भी इलेक्ट्रिक बस शामिल हो गई है। काफी समय से लोगों को इंतजार था और वह इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है और इलेक्ट्रिक बस सेवा आज से एम्स हॉस्पिटल के लिए बिलासपुर बस स्टैंड से शुरू हो गई है। यह इलेक्ट्रिक बस क्षेत्रीय जनता को लेकर बिलासपुर अड्डे से एम्स हॉस्पिटल तक दिन में 6 चक्कर लगाएगी। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि काफी लंबे समय से लोगों की मांग थी, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने बिलासपुर डिपो के बेड़े में एक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है और यह बस सेवा एम्स हॉस्पिटल के लिए सुबह 7:15 से चलेगी, जिससे बिलासपुर जिला के लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एम्स हॉस्पिटल बिलासपुर के लोगों का सपना था, जिसे भाजपा की केंद्र और हिमाचल सरकार ने मिलकर साकार किया है। बिलासपुर के लिए एक बहुत बड़े लोगों के लिए एक सुविधा भी होगी और यह पोल्यूशन फ्री होगी। यह यहाँ से बस स्टैंड से 7:15 बजे चलेगी और यह कोठीपुरा जो हमारा एम्स है वहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए और उनके तामीरदार, उनके लिए यह यहाँ से बहुत बड़ी एक सुविधा होगी। और यह 7:15 बजे यहाँ से चलेगी और दिन भर इसके 6 ट्रिप्स हैं और यह पूरा दिन लोगों को सुविधा भी देगी और लोगों को वहाँ से यहाँ तक बस स्टैंड तक भी लाएगी। इसलिए यह एम्स जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो समय के स्वास्थ्य मंत्री थे उनका सपना था और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, उन्होंने भी इसमें प्रयास किए और मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ से फॉर्मेलिटीज़ थी इस एम्स की क्लियरेंस की वो भी करवाई और रिकॉर्ड समय में यह यहाँ पर बन के तैयार भी हुआ। इसकी ओपीडी शुरू हो गई है, लोग वहाँ जा रहे हैं। तो लोगों की सुविधा के लिए और जो लोगों को दिक्कत आ रही थी उसके लिए इस बस का प्रोविजन किया गया है। शिमला के शानन स्थित IIRD कार्यालय में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं IIRD द्वारा 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के ISA और BWSC के सदस्य भाग ले रहे हैं। IIRD संस्था को ग्रामीण लाभान्वित लोगों को प्रशिक्षण एवं सहयोग करने के लिए चयन किया गया है।
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन समस्त लोगों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है जिनके पास या तो नल से पानी नहीं आता था या पेयजल से वंचित थे। इसके लिए गांव-गांव में पाइप के माध्यम से जल को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्य के लिए ग्रामीणों को जागरूक एवं प्रशिक्षित होना आवश्यक है। यही कार्य IIRD को सौंपा गया है। IIRD के प्रबंध निदेशक डॉक्टर LC शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में भी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके मद्देनजर इस मिशन की जानकारी, जागरूकता एवं प्रशिक्षण आम ग्रामीणों को होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर इसकी सफलता सिरे चढ़ती है तो देश में यह एक क्रांति से कम नहीं होगा, लेकिन यहाँ आम नागरिकों की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। सत्र में उन्हें न केवल प्रतिभागियों को विषय वस्तु की जानकारी प्रदान की गई बल्कि के लिए विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जल की महत्ता और उसके संरक्षण का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। आज यहाँ पे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसीज हैं, जो गांव में पंचायतों को, पानी समितियों को जो सहयोग दे रही है, उन एजेंसीज को यहाँ पे बुलाया गया है और 4 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 4 दिन में इनका रेजिडेंशियल है ये कार्यक्रम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि टेक्निकल सपोर्ट जो फील्ड में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के कार्यक्रम को सही तरीके से धरातल तक पहुंचाने में जो सपोर्ट मिलनी चाहिए पंचायतों को, पानी समितियों को, वो सपोर्ट कैसे मिले और उसकी क्या तकनीकियां हैं, क्या उसका प्रोसीजर है और कैसे अधिक हम प्रभावशाली इस कार्यक्रम को बनाएं, इस पर ये 4 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।